अब यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग, जिसमें सबसे पहले है क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि जो डी यू होता है वो किसके इक्वल होता है, डी यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू टू माइनस यू वन, और डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू होता है। इसके अलावा सीवी भी हम जानते हैं, सीवी कितना होता है, डेल क्यू बाय डेल टी होता है। लेकिन हम जानते हैं देखो, डी यू इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास यहाँ पे डेल क्यू माइनस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पीडीवी लिख सकते हैं। अगर अपन को सीवी निकालना है तो उसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो उस कंडीशन में जो डेल क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, डी यू के बराबर। तो डेल क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, डी यू लिख सकते हैं, तो डी यू बाई डी टी हो जाएगा। और डेल डब्ल्यू जो होता है वो पीडीवी होता है, पीडीवी जो होता है वो आर डी टी के बराबर होता है, क्योंकि जो पीवी होता है वो क्या होता है, आर टी होता है। कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर नियत दाब के लिए प्रेशर को नियत दाब पर रखते हैं, तो P तो एज इट इज रहेगा पी डीवी, आर कांस्टेंट होता ही है, कितना हो जाएगा, आर डी टी। तो ये रिलेशन भी हमारे पास आ जाएगा। ओके, इसके बाद अपन सीपी निकालते हैं। सीपी हमारे पास सिंपली कितना होता है, डेल क्यू बाय डेल टी होता है। इस बार कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, इसलिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा। डी यू को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से और यहाँ से इस CV को dt से मल्टीप्लाई कर दो तो du की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन से du कितना आ रहा है, CV इंटू डी टी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, CV इंटू डी टी प्लस डेल डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, आर डी टी, क्योंकि डेल डब्ल्यू होता है पीडीवी और पीडीवी होता है आर डी टी, नीचे है डी टी डी टी। ठीक है, डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। सीपी क्या मिल रहा है, CV प्लस आर, या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर जो है एग्जाम में ये रिलेशन प्रूव करने को पूछा जा सकता है। सो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट हो गई। इसके बाद अब देखिए, मान लीजिए हमने इक्विपार्टीशन थ्योरी पढ़ी है। इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल हमें ये बोलता है कि अगर किसी सिस्टम में स्वतंत्रता कोटियों की संख्या कितनी है, एफ है, और हमें पता है कि एक स्वतंत्रता कोटि से रिलेटेड एनर्जी कितनी होती है, 1/2 kT होती है। तो एफ स्वतंत्रता कोटियों से रिलेटेड एनर्जी कितनी होगी, एफ टाइम्स 1/2 kT, सॉरी एफ इतनी हो जाएगी, करेक्ट। एक पार्टिकल के पास में तो, और ये एक पार्टिकल की हो रही है, एक पार्टिकल के पास में एफ स्वतंत्रता कोटियां हैं, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कितना हो जाएगा, f/2 kT। और ये हमने लिया है एक पार्टिकल के लिए। अगर अणुओं की कुल संख्या n है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, n मल्टीप्लाइड बाय f/2 kT हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि pv इज इक्वल टू हमारे पास n kT भी होता है, करेक्ट। या पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी भी होता है, या पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, केटी भी होता है। तो हमारे पास जो एन के टी, एन के जो होता है उसको हम किसके इक्वल लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो यहाँ पर ये एन और ये के मिलकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये हो जाएगा यू, और यहाँ पे हो जाएगा f/2 एन आर टी। यहाँ टी मिसिंग था, टी लगेगा, यहाँ पे टी लगेगा, क्लियर। तो हमारे पास अगर 1 मोल ले रहे हैं अपन, है ना, फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा, 1, और एनर्जी कितनी आ जाएगी, f/2 RT। तो 1 मोल के लिए u हो जाएगा। इसके लिए Cp और Cv निकालते हैं। Cv हमारे पास u कितना आ जाएगा, u हमारे पास आ चुका था f/2 RT, ये आया था 1 मोल के लिए। और Cv का फॉर्मूला होता है du/dt, यानी t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, f/2 आ जाएगा। और वो फॉर्मूला Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। यहाँ से Cp की वैल्यू निकालनी तो Cv प्लस आर हो जाएगा, तो Cv प्लस आर कर देंगे, f/2 आर प्लस आर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, f प्लस 2/2 इंटू आर आ जाएगा। अगर हम इनके लिए इन दोनों का अनुपात लेते हैं, विच इज गामा, Cp/Cv गामा होता है, तो यहाँ पर Cp आ जाएगा और ये हमारा Cv आ जाएगा। दोनों का देखो रेशो ले लिया है, रेशो आ रहा है f प्लस 2/f। ये हमारे पास एक तो हो जाए, ये एप्लीकेशन होता है। अब सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। सो डेरिवेशन में आप पोज करके देख लो, एक्सप्लेन मैंने सारा कर ही दिया है। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ था, उसके बाद यहाँ पर सीवी आ चुका था, फिर डेल्टा डब्ल्यू निकाला, फिर सीपी का फॉर्मूला निकाला। मैं बस पोज कर रही हूँ, आप अपने आप इसको वो कर लेना। ये सीपी का फॉर्मूला आ चुका था, फिर इन दोनों का हमें रेशियो लेना है। जस्ट अ मिनट, ये आया कैसे नहीं। हाँ ये देखिए, यहाँ तक हो गया था,
ये रेशो निकाल लिया अपन ने, ठीक है, CV और CP का रेशो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक परमाणु आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, ठीक है। तो एक अब सिंगल मोनोएटॉमिक गैस है, ओके, सो उसके पास केवल गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि वो गैस है, फ्री है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2m पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कितना होता है px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर होता है हमारे पास। तो इस कंडीशन में हमें पता है 1/2 kT इसके लिए होगी, 1/2 kT इसके लिए होगी, और 1/2 kT इसके लिए होगी। तो यहाँ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आप डायरेक्टली U का फॉर्मूला लिख दो सीधा से सीधा 3/2 RT, क्योंकि हमने फॉर्मूला देखा था कितना था, F/2 RT हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/2 RT हो जाएगा। CV निकालेंगे तो CV का आता है du/dt, तो du/dt करोगे तो कितना आ जाएगा F/2 R आ जाएगा, यानी कि 3/2 R हो जाएगा। उससे अगर CV/R की वैल्यू निकालोगे, यानी R को नीचे लेके आओगे CV के, तो कितना हो जाएगा 3/2 विच इज 1.5, और CP का फॉर्मूला अभी भी डिराइव किया था F+2/2R हो जाएगा। F की वैल्यू हमें 3 पता ही है यहाँ पे, तो 3+2R करेंगे तो 5/2 R हो जाएगा। इसका रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। गामा निकालेंगे CP/CV, वो होता है F+2/F, और F हमारे पास कितना है 3, तो 3+2/3 कितना हो जाएगा 5/3 1.67। तो ये रेशो जो है वो आपको याद करना है। तो ये यहाँ पे कुछ टेबल में दिए हुए हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मोनो एटॉमिक का इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। मोनो एटॉमिक में देख लीजिए, एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यू का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, ओके, और आपको बस यहाँ पे ये रेशो निकाला हुआ है। CV निकाला है सबसे पहले, फिर CV/R, फिर CP निकाला हुआ है, फिर CP/R, और जब CP और CV दोनों मिल जाते हैं तो दोनों का रेशो हमने यहाँ पे ले लिया है, ओके। अब डायटोमिक के लिए करते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ डाया, अभी मोनोएटॉमिक के लिए करी थी, अब डायटोमिक के लिए करते हैं। देखो डायटोमिक के लिए अपने पास क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, तो हाइड्रोजन गैस में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, और फिर एक बॉन्ड होता है, फिर हाइड्रोजन, तो ये डंबल शेप के होते हैं। डंबल शेप जो एक्सरसाइज करने के लिए डंबल उठाते हैं वैसे होते हैं। तो एक तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स में जा सकता है, एक ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाई में जा सकता है, एक ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जेड में जा सकता है। तो 3 तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक्स में जा सकता है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाई में जा सकता है, और पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जेड में। तो ध्यान रखिए 3 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इसकी ट्रांसलेशन, और 2 इसकी रोटेशनल होगी। रोटेशन की 2 ही क्यों ली है उसको यहाँ पे समझो। देखो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर डंबल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए ये है एक्स, तो इस एक्स के चारों तरफ ये ऐसे घूम सकता है, एक्स के चारों तरफ रोटेट कर सकता है, करेक्ट। और एक मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई डायरेक्शन है, तो ये वाई के परपेंडिकुलर भी घूम सकता है, लेकिन एक एक्सिस जो होगी वो इसी की एक्सिस में होगी जेड। तो खुद की एक्सिस के अबाउट जब ये घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है m/r²। ये r जो होता है जो सर्कल बनाता है, जब पार्टिकल ऐसे घूमता है तो जिस रेडियस का सर्कल ट्रेस करता है वो रेडियस होती है। ये x में घूमेगा तो अच्छा खासा सर्कल बन रहा है, ये y में घूमेगा तो अच्छा खासा सर्कल बन रहा है, पर ये जब z में घूमेगा तो सर्कल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है और ये यहीं घूमता रहेगा, तो ये यहीं पे स्पिन करता रहेगा बेसिकली। तो ये वैल्यू 0 होने की वजह से रोटेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो सिर्फ 2 होगी, तो इसका मतलब 1/2 kT 1/2 kT 2 ही होगा। तो इस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम की टोटल नंबर कितना हो जाएगा, F = 5 हो जाएगा। तो U निकाला सबसे पहले, F/2 RT होता है तो 5/2 RT हो जाएगा। CV निकाला तो F/2 R हो जाएगा, वो 5/2 R हो जाएगा, जिससे CV/R कितना आ गया 2.5। इसी तरह से CP की वैल्यू रखेंगे, वो आ जाएगा 3.5, और गामा जो है वो F+2 है तो कितना आ जाएगा 1.4। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ जाता है। अभी हमने वाइब्रेशन कंसीडर नहीं किया है, जब वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं तो और भी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जाती है। सो ये डायटोमिक गैस के लिए आपको आना है यहाँ पे टोटल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में दिखा देती हूँ आपको, यहाँ से देखना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती है। देखो यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। ये फिर अपन ने U, CV और CV/R निकाला, और ये यहाँ पे अपन ने गामा निकाल लिया। फिर नीचे तो जो लिखा हुआ है वो अपने काम का नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है अब हमारे पास में, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ये तीसरा एप्लीकेशन है इसका।
यहाँ पर देखो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में एक पार्टिकल जो होता है वो दूसरे पार्टिकल से बंधा हुआ रहता है और काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, काफी क्लोज पैक्ड होते हैं, तो थोड़े से टेम्परेचर पे भी क्या होता है वो वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं, वो क्या करने लग जाते हैं वाइब्रेशन। तो ये जो पार्टिकल होते हैं ये इस एक्सिस पे कभी पास में आते हैं और वाइब्रेशन के दौरान दूर जाते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल, दो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करते हैं। और एसएचएम के अंदर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx²। यहाँ पर वेलोसिटी x में रख लो और इसे हम लिख सकते हैं px²/2m और ये हो जाएगी 1/2 kx²। तो हमारे पास ये भी स्क्वायर का फंक्शन है तो 1/2 kt तो इसके लिए हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर का फंक्शन है तो 1/2 kt इसके लिए हो जाएगा। तो सपोज हमारा पार्टिकल जो है वो केवल x दिशा में वाइब्रेशन कर रहा है, केवल x डायरेक्शन में, तो ex क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक प्लस k की जगह अल्फा ले लिया है क्योंकि हम 1/2 kt में भी k लेंगे ना, और वो वाला k और ये वाला k अलग होता है इसलिए अल्फा x² ले लिया है। तो ये दो एनर्जी है 1/2 kt हो जाएगा, तो एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी kt, जिसमें से 1/2 kt गतिज ऊर्जा के लिए है और 1/2 kt पोटेंशियल एनर्जी के लिए है। अब क्योंकि जो सॉलिड होता है वो 3 डायमेंशन होता है, उसके अंदर पार्टिकल केवल x डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करे, इट इज नॉट नेसेसरी, तो तीनों डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो एक डायरेक्शन में अगर kt आ रहा है तो तीन डायरेक्शन में कितना होगा 3 kt हो जाएगा। अगर n अणु लेने हैं तो 3 nkt हो जाएगा, n के हमारे पास nr होता है तो 3 nrt हो जाएगा, और अगर 1 मोल के लिए लेना है तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 3 rt हो जाएगा। तो cv निकालेंगे तो cv कितना होता है du/dt, तो t की जगह 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3r, तो cv इज इक्वल टू 3r हो जाएगा, r की वैल्यू रखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये क्लासिकल मैकेनिक्स अकॉर्डिंग दी गई थी, ये सबसे पहले ड्यूलोंग और पेटिट ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे उनके साथ में ये मैच नहीं हुई, इसलिए ये जो रिजल्ट था ये गलत आया था। तो यहाँ पर क्या है, इस समस्या का चिरसम्मत सिद्धांत, मतलब एक्चुअल में क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से सीवी की वैल्यू कितनी आ रही है 3r, यानी कि अगर टेम्परेचर के साथ में सीवी का ग्राफ ड्रॉ करो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, यहाँ पर 3r वैल्यू होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है। तो ये वाले ग्राफ को क्लासिकल थ्योरी या ड्यूलोंग पेटिट नहीं समझा पाया था, तो वो जो है उसके लिए क्वांटम थ्योरी बाद में आई, और वो क्वांटम थ्योरी थी जो थी उसको क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया था, बट हमें ये सब अभी नहीं जाना है, हमें तो इक्विपार्टीशन थ्योरी से ही करना था। इंग्लिश में मैं दिखा देती हूँ, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है, इसका थ्योरी आप देख लीजिए, ये आ जाएगा, और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा, और CV इज इक्वल्स टू 3r हमारे पास यहाँ पे है ये, ठीक है, और बस दैट्स इट।